जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीज़ा इमिग्रेशन आजकल आम बात हो गई है। हर एक व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है, घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। तो अगर आप एक वीज़ा का जो एप्लीकेशन है प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको देने पड़ते हैं एम्बेसी को दोस्तों आपको ये प्रूव करना पड़ता है हमारी जेन्युइननेस का, कि हम एक जेन्युइन व्यक्ति हैं। हम अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हम एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। अगर हम एक स्टडी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हम एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बारीकियों का आपको ध्यान में देना पड़ता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम इसी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी प्रोफाइल्स है वो हम प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, ये प्रोफाइल है ये डिपेंड करती है केस टू केस, कि अगर अब हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो उसके अंदर आपके कितने बैंड स्कोर आए हैं, आपका कितना गैप है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है और आगे की क्या स्टडी आप करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, तो टूरिस्ट वीज़ा के अंदर दोस्तों आपका ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आपका रीज़न टू बिलीव, आप घूमने जा रहे हैं तो आप घूम करके इंडिया के अंदर वापस आ जाएंगे, ये कितना सॉलिड आपका रीज़न है। हमने 6-7 कंट्री में विजिट कर रखा है ऑलरेडी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आप वीज़ा लगाना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आपको अपनी प्रोफाइल है कैसे बनानी है। दोस्तों, आपको अपनी प्रोफाइल खुद ही बनानी है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आप किसी एजेंट के पास ना जाइए, एजेंट आपकी हेल्प करते हैं वीज़ा लगवाने में, लेकिन आपको प्रोफाइल तो अपनी खुद बनानी पड़ेगी। काफ़ी सारी जगह पे आपकी प्रोफाइल नहीं बनी होती है तो प्रोफाइल बनाने के लाखों रुपए वहाँ पे मांग लिए जाते हैं कि आपको इतना खर्च देना है। अगर आपकी प्रोफाइल खुद अच्छे से बनी होगी तो आपका ये खर्चा बच जाएगा और वीज़ा आने के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, हर तरह से जो है आपकी प्रोफाइल परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रोल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन इमिग्रेशन, इसके अलावा भी आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है ताकि शॉर्ट आपको जो है एम्बेसी वीज़ा दे ही दे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इमिग्रेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, शेंगन, यूरोप और भी इस तरह की कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। इसके अंदर दोस्तों जापान भी है। आपको पता होगा मैं 2 बार जापान जाकर आ चुका हूँ। उसकी सेल्फ फाइलिंग की थी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने खुद तैयार किए थे और खुद ही एम्बेसी में सबमिट किए थे। तो कितने तरह के वीज़े होते हैं दोस्तों। टूरिस्ट वीज़ा सबसे पॉपुलर वीज़ा होता है घूमने के लिए जाने के लिए। स्टडी वीज़ा अगर आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं। स्पॉन्सर और डिपेंडेंट वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा अगर आपको कोई वहाँ से बुलाता है। डिपेंडेंट वीज़ा अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं। स्पाउस वीज़ा हो गया दोस्तों। चाइल्ड एजुकेशन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, PR वीज़ा, वर्क वीज़ा, हॉलीडे वर्किंग वीज़ा, काफ़ी तरह के वीज़ा होते हैं दोस्तों, लेकिन उनकी लगभग रिक्वायरमेंट सेम होती है। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या बताना पड़ेगा कि मैं वीज़ा लेना चाहता हूं, मैं वीज़ा लेने के लायक हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाने के लायक हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं इसके भी लायक हूं। एम्बेसी को आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आपकी इनकम हो रही है क्या आपकी इतनी इनकम है कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ ट्रिप पर जा सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का क्या प्रूफ है, आपके पास कोई पैसा फंड पड़ा है या नहीं पड़ा है, आप पहले कभी घूमने गए हो या नहीं गए हो। दोस्तों, वैसे तो ट्रैवल हिस्ट्री का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी छोटी वगैरह कंट्री में गए हो, वैसे तो कंट्री कोई छोटी नहीं होती है। अगर मान लो आप दुबई, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जो देश हैं यहाँ पर जाकर आए हो और उसके बाद में आप अपनी कनाडा की ट्रैवल वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगाते हो, तो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर को सोचना पड़ेगा कि ये बंदा घूम कर आया है पहले भी और कनाडा में जाना चाहता है, तो इसको क्यों ना हमने यहाँ पे भी जाने दिया जाए। अगर आप दोस्तों आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई भी वीज़ा नहीं लगा है और सीधा ही आप कनाडा का वीज़ा लगाना चाहते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सोचिए ट्रैवल हिस्ट्री का क्या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर होगी तो कनाडा वाले सोचेंगे कि घूमने वाला बंदा है तो इसको जाने दिया जाए। इसके बाद में आपकी बाकी की प्रोफाइल दोस्तों, आपकी स्टडी, आपका गैप और आपकी जो पीछे आपके डिपेंडेंट है, सोशल आपका स्टेटस क्या है, वो सब भी मैटर यहाँ पे करता है। तो हम बात करें, आपको एक एग्जांपल देकर बताएं दोस्तों, अगर आप एक छोटी सी ट्रिप करना चाहते हैं यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, तो आपको पता होगा 1-1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो अप्रोक्सीमेटली टिकट लग जाती है आपकी एक तरफ की जाने की। लाख रुपए आने का, लाख जाने का, 2 लाख तो आपकी टिकट हो गई। उसके बाद में आप 10 दिन वहाँ रहते हो तो होटल में रुकोगे या आप खाना भी खाओगे, सारा कुछ होगा, तो 3-4 लाख रुपए इजीली लग जाते हैं। तो अगर आपकी ITR ही 2 लाख रुपए की भरी होगी, 3-4 लाख की भरी होगी, तो वो बंदा 10 दिन में सारे पैसे खर्च कर देगा। 5 लाख रुपए भी भरी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपनी ITR उसके अकॉर्डिंग ही भरनी है।
प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, इनकम शुड बी अकॉर्डिंगली। अब इनकम के प्रूफ का सबसे बड़ा तो दोस्तों ITR ही मानते हैं, लेकिन कुछ एजेंट्स या कुछ इमिग्रेशन के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, या तो आप किसी आपके लोकल एरिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तहसीलदार, कलेक्टर, वो बना करके देते हैं आय प्रमाण पत्र, या दोस्तों आप अपने एफिडेविट के ऊपर भी दे सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरी इनकम इतनी है। लेकिन दोस्तों ये वैलिड प्रूफ कई बार माना जाता है, कई बार नहीं माना जाता है। लेकिन जो ITR है ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद से चलकर बताते हो कि मेरी इनकम इतनी है, तो ये जो है सबसे बेस्ट इनकम का जो प्रूफ है माना जाता है। इनकम टैक्स की रिटर्न दोस्तों नॉर्मली 2 साल की या मैक्सिमम 3 साल की भी एम्बेसी मांग लेती है। कहीं कहीं केस पर ऐसा भी देखा गया है कि 1 साल की ITR से भी काम चला लिया है, कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि 1 भी साल की ITR नहीं ली है। लेकिन आप मान के चलो 2 से 3 साल की अगर आपके पास ITR है तो आपके पास एक वैलिड आपके पास रीज़न है कि मैं सर कमाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे इनकम का प्रूफ है और मुझे जाने दिया जाए। अभी भी 3 साल की ITR आप भर सकते हैं दोस्तों। अभी 31 मार्च 2023 को जो साल ख़त्म हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 हुआ है, जिसे कि असेसमेंट ईयर दोस्तों 23-24 बोलते हैं। उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। अगर 31 जुलाई तक नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर 2023 तक आप बिलेटेड ITR भर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों पिछले जो 2 साल थे, 31/3/22 वाला जिसे कि 22-23 बोलते हैं, ये 31/3/2000 जो 22 वाला साल है दोस्तों, ये 31/3/25 तक, 31/3/21 वाला साल है, 31/3/24 तक ITR U के माध्यम से भर सकते हैं। ITR U यानी कि वहाँ पे आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, 1000 या 5000 रुपये की टैक्स बनता है तो उसके ऊपर 25 या 50% टैक्स और देना पड़ेगा, तब ये ITR आप भर पाएंगे। तो अभी तक आपने ITR नहीं भरी है तो 3 साल की ITR भर के आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। जो आपकी ITR है दोस्तों एक प्रॉपर सिस्टम से भरी होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेबिलिटी और ग्रोथ होना चाहिए। 2 साल की ITR के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको ITR अगर आप हर साल भरते हो तो 1-1 साल का गैप होना चाहिए, अदरवाइज 6 मंथ 3 मंथ का गैप होना चाहिए। बहुत सारी एम्बेसीज दोस्तों बिना किसी गैप के भी ITR को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, ITR एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम है। हमने चल करके खुद गवर्नमेंट को बताया है कि हमारी इतनी इनकम है। ऐसा नहीं है कि ये सरोपरी होगी, लोहे पे लकीर होगी कि हमारी तो इतनी इनकम है, हमें तो आपको तो ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। अब एक व्यक्ति ने अपनी ITR के अंदर 10 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी है, तो दोस्तों उसके पास ज़मीन तो होनी चाहिए। ज़मीन नहीं है तो उसने उस एग्रीकल्चर की लैंड को रेंट पर, ठेके पर लिया होगा, लीज डीड होगी, उसके पास जमा पर्चियाँ, फसल की पर्चीज होगी। इस तरह से दोस्तों अगर आपने सैलरी की इनकम दिखाई है तो सैलरी की स्लिप होगी आपके पास में, फॉर्म नंबर 16 होगा, सैलरी अकाउंट में आ रही होगी। तो जो भी आप इनकम ITR में दिखाते हैं आपके बैंक के अंदर उसका इनकम जस्टिफिकेशन और आपको सपोर्ट करने चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों आपको अपनी ITR के फॉर्म होते हैं 1 से लेकर 7 तक, जिसके हम ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ITR 1 2 3 4 5 ITR एग्रीकल्चर है तो 2 भरेंगे, अदर सोर्स में 1 भरेंगे। इस तरह से दोस्तों जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वही ITR आपको सेलेक्ट करनी है और बिल्कुल सही ITR आपको भरनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो ITR 1 आपकी चली जाएगी, सैलरी स्लिप चली जाएगी, 16 नंबर फॉर्म चला जाएगा और अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी। वो आपका जो एम्प्लॉयर है NOC आपको दे देगा कि ये व्यक्ति मेरे पास काम करता है, 10 दिन के लिए घूमने जा रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सारी की सारी प्रोफाइल आपकी बन जाती है इजीली। अगर आप बिजनेसमैन हैं दोस्तों, अगर आप सेल परचेज करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको बिजनेस का सबसे पहले विजिटिंग कार्ड बनाना है, लेटर हेड बनाना है, आपको GST नंबर लेना है अगर आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा है, सर्विस 20 लाख से ज़्यादा है तो। अदरवाइज आप GST नंबर ला लेंगे, उसके विदाउट भी आपकी जो फर्म है वो बन जाएगी। MSME के अंदर दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन बनते हैं, पहले उद्योग आधार होता था, उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों इनकम टैक्स, ये जो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो फ्री के अंदर वो आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। इससे आपको लोन लेने में आसानी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है और भी काफ़ी बेनिफिट है MSME के। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर आप स्पेशली बात करें, ऐसे तो हर स्टेट का अलग अलग होता होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर था पहले BRN, अब उसका नाम SAN कर दिया, संस्था आधार नंबर। अगर आप विदेश से कोई ट्रेडिंग सेल गुड्स बेचते हैं, सर्विस देते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना लें, खाने पीने की चीज़ बेचते हैं तो फूड लाइसेंस बना लें,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, ISO ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों शॉप एंड कमर्शियल एक्ट एक होता है, उसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, LLP करवा सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जा सकते हैं। मतलब अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो एम्बेसी को ये लगे कि भाई ये बंदे ने ओरिजिनल बिजनेस किया है, इसके डॉक्यूमेंट आए हैं, ये डॉक्यूमेंट खुद से बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एम्बेसी में जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट वहाँ पे बोलते हैं। जितने ज़्यादा बढ़िया सॉलिड डॉक्यूमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा आने के रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फंड प्रूफ। अगर आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपके पास कुछ पैसा तो होगा कि आप उसको खर्चे को कर सकें वहाँ पर जाकर के। आप तो आपको अपने बैंक्स के अंदर आपको प्रॉपर फंड रखने हैं ताकि एम्बेसी को ये लगे कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है, जेन्युइन घूमने वाला है, जेन्युइन स्टडी करने वाला है। जो भी आपका पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको फंड रखना है। आपको पता होगा जब भी आप वीज़ा लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है 3 महीने की या 6 महीने की। तो आप जब भी बैंक की स्टेटमेंट बैंक से लें तो उसके अंदर जो मैनेजर या जो भी अथॉरिटी होती है वहाँ पे उनके स्टैंप लगाएं, उन पे साइन करवाएं, और आपको दोस्तों 3 से 6 महीने की जो भी आपकी एम्बेसी रिक्वायर करती है उसके हिसाब से आपको बैंक की स्टेटमेंट ले लेनी है। आपने FD करवा रखी है तो FD का सर्टिफिकेट बैंक की स्टेटमेंट के साथ साथ में दोस्तों अगर आपकी बैंक की स्टेटमेंट 20 पेज की निकल गई है तो आप वो 20 पेज का देखने का टाइम है या नहीं है इमिग्रेशन ऑफिसर को, इसलिए आप एक बैलेंस सर्टिफिकेट निकलता है दोस्तों, उसके अंदर एक सिंगल पेज पर लिखा जाता है कि इस व्यक्ति के पास आज की तारीख में इतना बैलेंस पड़ा है, तो बैलेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और करंट अकाउंट बिना GST के भी ओपन हो जाता है दोस्तों। आपकी ITR और उद्यम रजिस्ट्रेशन देंगे तो आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपका बैलेंस दोस्तों सेविंग अकाउंट में धीरे धीरे बढ़ता रहे। आज 1 लाख है, महीने बाद 1.5 लाख हो गया, महीने बाद 2 लाख हो गया, महीने बाद 3 लाख हो गया, महीने बाद 4 लाख हो गया, तो वो जेन्युइन सोर्स लगता है कि बंदा धीरे धीरे सेविंग कर रहा है, तो इसका खुद का पैसा ही है। कई बार क्या करते हैं लोग, लास्ट तारीख में जब वीज़ा लगाना होता है तो 5 लाख का चेक ले लिया किसी दोस्त से, शुरू में आ रहा है बैलेंस 150 रुपये 200 रुपये, अब यहाँ पे आ गया 5,150,000 रुपये। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर और जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी है। आपकी इनकम के हिसाब से भी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जस्टिफाई होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होते हैं। CA रिपोर्ट होती है जिसे कि नेट वर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेट वर्थ यानी कि आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई सामान है यहाँ पे कि आप वापस आएंगे उसे देखने के लिए, संभालने के लिए, बेचने के लिए, तो ये भी आपके पास अगर है। बहुत सारी एम्बेसियाँ मांगती है दोस्तों, जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्लस पॉइंट होगा। नॉर्मली यूजुअली देखा जाता है काफ़ी सारे एजेंट्स भाई हमसे जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं उसके अंदर 1 करोड़ या उससे प्लस की मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो कम से कम इनके पास हो। तो कई बार ये तो ओनली CA की रिपोर्ट से काम चल जाता है दोस्तों। कई बार वो बोलते हैं कि वैल्यूएशन एक ER आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर होते हैं जो कि लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर होते हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट मांग ली जाती है। उसके आधार पर हम CA की रिपोर्ट बना देते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान, प्लाट हो वो ले लेते हैं। इसके अलावा कोई साधन है दोस्तों, आपके पास कोई कार है, आपके पास कोई बाइक है, कोई ट्रैक्टर है, उन सारों की RC अगर आपके नाम से है तो आप ले सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों, तो अगर आपने LIC के अंदर किया था तो उसकी सरेंडर वैल्यू, शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों आपने कोई पैसा लगा रखा है तो उसकी जो भी होल्डिंग्स होती है, जितने रुपए लगा रखे हैं उसका बैलेंस ले सकते हैं। PPF के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, बैंक, FDR, कैश, गोल्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। और एम्बेसी के अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया तरीके से अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका वीज़ा वहाँ पे आ जाएगा। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, ITR, बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो भी CA नेटवर्थ रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर आप लीगल और लॉयल रहें, क्योंकि एम्बेसी मूर्ख नहीं है। वो जो बैठी है एक एक चीज़ चेक कर सकती है, हमारा बैलेंस बैंक से चेक कर सकती है, किसी भी व्हीकल के डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। तो आपको फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं ताकि कल को इमिग्रेशन आपको बैन ना कर दे, ब्लॉक ना कर दे, आगे के लिए आपको दिक्कत ना सामना करना पड़े। तो इस तरह से दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप इन सारी स्टेप्स का, सारे टिप्स का फॉलो करते हैं तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो अगर आप फाइल लगाएंगे ये वीडियो देखने के बाद तो आपकी उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपका वीज़ा वो ज़रूर सक्सेस हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इसे उन सभी लोगों में शेयर करें जो बाहर जाना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो समय पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।